बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। टैग के अंदर आपकी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक दो तीन टैग्स में आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये टैग्स को आपको नोट, मतलब ये आप जब काम करेंगे तो आपको ये चीज़ मेमोराइज हो जाएगी, आप इसको नोट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अपने जो आपके क्वेश्चन है वो प्लीज़ आप लिखते रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आखिर में उसको प्रॉपरली सही तरह से आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मैं एक आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर आप यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे अगर वर्ड की कोई फाइल अगर आपने देखी है, अगर आपने किसी ने वर्ड की फाइल अगर आपने देखी है और उसके अंदर अगर आपने कभी कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाया, तो यहाँ पर आपके पास वो सारी चीज़ें, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास आती हैं अपना कंटेंट लिखने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कोई हेडिंग देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग दे सकता हूँ टाइटल। ठीक है। टाइटल में यहाँ पे कोई भी टाइटल में दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी सीवी बना रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी अपनी सीवी का आप टाइटल आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइटल में यहाँ पे दे देता हूँ, रिज्यूम मोहम्मद उवैस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको एचटीएमएल के अंदर भी आते हैं, लेकिन एचटीएमएल के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको कोडिंग के अंदर आपको लिखना पड़ते हैं, मतलब वो एचटीएमएल के टैग आपको लिखने पड़ते हैं इन सारे ऑप्शंस के लिए। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आपकी लिस्ट हो सकती है, जैसे अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट्स अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो वो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। जैसे पॉइंट 1 आपने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आप पॉइंट 2 भी आप लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे पॉइंट 3, पॉइंट 4, इस तरह से आप पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको एचटीएमएल के अंदर भी मिलते हैं। एचटीएमएल के टैग्स आपके पास ये सारे होते हैं, जो कि आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, ये सारे काम आप यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे हर चीज़ का आपका अपना सेपरेट टैग होता है। अच्छा, टैग जो इसके अंदर होता है उसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक टैग होता है हेडिंग का। हेडिंग का जो टैग होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे H1 के नाम से कहते हैं। ठीक है। HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स हमारे पास होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सबसे मेन हेडिंग आपकी H1 होती है, उसके बाद H1 की सब हेडिंग आपकी H2 होती है, और उसके बाद उसकी सब हेडिंग H3 होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपने देखें तो उनके अंदर आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स होती है, एक हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है, फिर उसकी थर्ड हेडिंग होती है, फिर उसकी फोर्थ सब हेडिंग होती है। तो इस तरह से आपके पास 6 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आते हैं हेडिंग्स के। ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर H1 अगर आप यहाँ पर कोई एक टैग लगाते हैं H1 के नाम से, तो दैट मीन्स कि ये आपका पेज का ये आपका टाइटल है, जो आपने home.html का पेज बनाया है, इसका ये आपका टाइटल है। ठीक है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपके एक पेज के ऊपर एक H1 का टैग आपका होना चाहिए। ठीक है। मल्टीपल टैग्स जो आपके हैं H2 के, H3 के, H4, H5, H6, ये टैग्स आपके जितनी जितनी दफ़ा आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जो H1 का जो टैग है वो आपका एक पेज पर एक होना चाहिए। उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ उसका। अच्छा, उसका रीज़न ये होता है। अच्छा, H1 के टैग का रीज़न ये होता है कि ये आपको जो आपके सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन मीन्स जो आपके गूगल है या फिर आपका बिंग है या फिर दो और दूसरे जो सर्च इंजन हैं, उनको ये पता चलता है कि ये पेज आपका किस कंटेंट से रेलिवेंट है, मतलब इस पेज के अंदर आपका जो कंटेंट है वो किस से रेलिवेंट है। ठीक है। इसकी बुनियाद के ऊपर गूगल आपकी रैंकिंग को गूगल सर्च इंजन आपकी रैंकिंग को डिसाइड करता है कि आपकी रैंकिंग कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपका जो गूगल का एसईओ जैसे काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है कि जो आपका पेज का जो मेन टाइटल है वो आपके कंटेंट से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो सबसे पहला इसका ये होना चाहिए कि जो आपने पेज का टाइटल, फॉर एग्जांपल अगर आपने अबाउट अस का टाइटल बनाया है और उसके अंदर आपने अबाउट अस का कंटेंट नहीं डाला, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स का कंटेंट आपने डाल दिया, तो दैट मीन्स कि वो आपका H1 का जो टैग है वो आपके कंटेंट से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एसईओ जिसको कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो आपके जो टैग्स हैं वो आप प्रॉपर तरीके से उनको यूज़ करें। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि H1 का जो टैग है वो एक पेज पर एक टैग होना चाहिए, एक पेज पर मल्टीपल टैग्स जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है। इस तरह की चीज़ों को वो रिकमेंड नहीं करते और आपकी रैंकिंग भी डाउन हो जाती है अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते।
तो ये जो आपके टैग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, कि आपको कौन सी चीज़ हेडिंग 1 में रखनी है, कौन सी हेडिंग 2 में रखनी है, कौन सी चीज़ आपको हेडिंग 3 में रखनी है। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने टैग्स को यूज़ करते हुए। ओके। अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टैग डिफाइन, H1 का मैंने टैग डिफाइन किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगा। अच्छा, इसके अंदर आपको बार बार अपनी फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ये करना होता है कि आप यहाँ पर कमांड एस करके, या कंट्रोल एस, आप विंडोज़ यूज़ करें तो आप कंट्रोल एस करेंगे, अगर आप मैकबुक यूज़ करें तो आप कमांड एस प्रेस करेंगे, तो ये आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वीएस कोड के अंदर आपको इसका एक तरीका होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फाइल में कोई चीज़ चेंज करी है, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये जो आपके पास व्हाइट कलर का एक सर्कल, आपको अगर यहाँ आप यहाँ पर देखें तो आपकी फाइल के साथ एक व्हाइट कलर का सर्कल आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है, इसका मतलब ये होता है कि ये फाइल आपकी अभी तक सेव नहीं हुई है। जैसे ही आप कोई चीज़ चेंज करेंगे तो ये व्हाइट सर्कल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है और मेरी फाइल ऑलरेडी सेव हुई भी है, तो आपको ये व्हाइट सर्कल यहाँ पर नहीं नजर आएगा। ठीक है। आप इसको ये ध्यान में रखेंगे, आप जब भी आप कोई काम करें तो आप कमांड एस, आप इसको सेव करते रहें कमांड एस की मदद से मैक के लिए, और कंट्रोल एस की मदद से विंडोज़ के लिए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कमांड एस या कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया तो ये यहाँ पे सेव हो गया। सेव करने का एक तरीका है, ये शॉर्ट की मैंने आपको बताई है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आते हैं सेव करने के। ठीक है। एक शॉर्ट की इसकी ये होती है सेव करने की, अगर आपको इसी फाइल को अगर आपको दूसरे नाम के साथ आपको सेव करनी है तो आप उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे विंडोज के लिए, और कमांड शिफ्ट एस प्रेस करेंगे मैकबुक के लिए। ठीक है। आप यहाँ पर जैसे कमांड शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस फाइल को दूसरे नाम के साथ आप सेव कर सकते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वो ड्रिलिंग हो रही है तो उसकी वजह से आवाज में शायद थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो, तो अगर ज्यादा डिस्टरबेंस हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप हमने यहाँ पे एक H1 का टैग हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक H2 का टैग मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर H3 का टैग मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मुझे यहाँ पर बार बार इन चीज़ों को टाइप करना पड़ रहा है, मतलब मैं यहाँ पर इसी सेम लाइन को मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। इसको अगर आप चाह रहे हैं कि इसको टाइप नहीं करें और इसका क्विक वे वर्क अराउंड अगर आप चाह रहे हैं, तो आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप डाउन की प्रेस करेंगे, मतलब इन ऑल्ट और शिफ्ट को आप होल्ड करके रखें और आप डाउन की को प्रेस करेंगे तो ये आपकी जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उस लाइन की ये एक कॉपी बना देगा उसके नीचे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉपी बना दी, और कॉपी बनाने के बाद में यहाँ पे इसको H4 में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है। मैं एक और कॉपी बना देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको H5 में चेंज कर देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे H6 के अंदर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप हर टैग के अंदर हमें उसका कंटेंट हमें लिखना होता है, और जब हम कंटेंट लिखते हैं तो दैट मीन्स कि वो टैग आपको क्लोज भी करना होता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मैं साथ साथ हर टैग को मैं क्लोज करता जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने H1 का टैग मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे H1 का टैग क्लोज भी कर दिया मैंने साथ साथ। अब इसका ऐसा नहीं हो सकता है कि आप H1 का टैग आप यहाँ पे लगाएं और इसके अंदर ही आप सारी हेडिंग्स को आप लेकर आ जाएं। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये मतलब सही नहीं- ये मतलब आपका गलत तरीका होता है करने का। इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप यहाँ आपको यहाँ पे हर टैग के साथ आपको ये क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जो नेस्टेड टैग होते हैं, नेस्टेड का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो HTML के अंदर आपका हेड का टैग भी आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास बॉडी का टैग भी आ रहा है, और बॉडी के अंदर आपके पास वो सारे टैग्स आ रहे हैं जो आपको यूजर को कंटेंट दिखाना है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर इसको देखूं अपने पास पेज को, और मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूं, मैंने जैसे इसको सेव किया है कमांड एस की मदद से, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगी आपकी हेडिंग। ठीक है। मैं इसको जूम किया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली इस मेरी हेडिंग 1 का साइज बड़ा आ रहा है, हेडिंग 2 का साइज छोटा आ रहा है, हेडिंग 3 का साइज उससे छोटा आ रहा है। तो इसी तरह से आपके पास हर हेडिंग का साइज आपके पास एक से सबसे पहला साइज बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से आपके हेडिंग 6 तक आपके साइजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। अब ये साइजेस आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने तो अभी तक कोई भी स्टाइलिंग आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी है। ठीक है। ये आप ध्यान में रखें कि कोई भी स्टाइलिंग आपने यहाँ पे अभी तक डिफाइन नहीं करी, अभी तक हमने कोई भी स्टाइलिंग डिफाइन नहीं करी। अच्छा, इसके अंदर अच्छा, ये साइज आपके पास क्यों आ रहे हैं? ये साइज आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ब्राउजर आपका होता है वो ब्राउजर आपके हर टैग के ऊपर कोई ना कोई स्टाइल जरूर अप्लाई कर रहा होता है।
कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ब्राउजर जो है वो यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका साइज यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है, फॉन्ट साइज 2 EM। H2 के अंदर आप देखें तो इसका साइज डिफाइन हुआ है, फॉन्ट साइज 1.5 EM। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये अभी आप इसके ऊपर कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह से हेडिंग का साइज यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो हर हर टैग का आपका साइज यहाँ पे डिफाइन हो रहा है आपके ब्राउजर की तरफ से, मतलब ये आपने डिफाइन नहीं किया। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते तो आपके ब्राउजर के अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं जो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं।